नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानवाधिकार आयोग की। मानवाधिकार आयोग ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है और एज अ सिटीज़न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमें इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना और संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियाँ, ये जो टॉपिक्स हैं इनके साथ में अन्य टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। मतलब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आपको अन्य कहीं से पढ़ने की आवश्यकता होगी, इसीलिए अंत तक देखिएगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए सर्वप्रथम जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के परिचय के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का प्रहरी है, मानव के अधिकारों का प्रहरी है। कौन से मानव के अधिकार? मानव के अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल है और भारत में अदालतों द्वारा लागू जो कानून है, ठीक है, इसके तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार मानव अधिकार है। ठीक है, तो ये विशेष चीज है कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता और विशेष तौर पर गरिमा, इन चीजों से संबंधित जो अधिकार हैं वो मानव अधिकार हैं। बहुत सारे अधिकार हैं, है ना, जो प्रत्येक नागरिक को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हनन हो रहा है इन अधिकारों का, कोई इन अधिकारों को छीन रहा है, तो जो शिकार हो रहा है इसका, जिसके अधिकारों को छीना जा रहा है, उसके लिए विशेष मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मानव अधिकार आयोग। कई एग्जाम्पल्स आप देख पाएंगे जो इंटरनेट पर बहुत इजीली अवेलेबल है व्यक्ति के जीवन को बदलने पर। आइए इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, ठीक है, एक तो 2006 में संशोधित किया गया और उसके बाद फिर से एक बार मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया। 2 बार अब तक वीडियो बनाने के दौरान तक इसे संशोधित किया गया है। ठीक है, स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई। देखिए, यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जिसे पेरिस में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था तथा दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। ये जो पेरिस सिद्धांत हैं, ये इसमें जो संयुक्त राष्ट्र ने जो अनुमोदित किया, उसमें संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को ये सुझाव दिया, ये सलाह दी कि प्रत्येक देश को, प्रत्येक राष्ट्र को अपने अपने देश में एक मानवाधिकार आयोग की स्थापना करनी चाहिए जिसमें शासन का हस्तक्षेप ना हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संरक्षण अधिनियम बनाया और उसके अंतर्गत मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। मेरे अनुसार स्थापना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संरचना क्या होती है कि किस प्रकार ये कार्य करता है ना, अध्यक्ष, सदस्य, ये सब। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 7 मानद सदस्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक अध्यक्ष, ये तो जाहिर है। 5 पूर्णकालिक मतलब 5 जो है मुख्यतः सदस्य होते हैं। 7 इसके मानद मतलब आप कह सकते हैं इनवाइटेड, है ना, ऐसे सदस्य होते हैं। और इसके अलावा आयोग में 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। कौन होते हैं? एक अल्पसंख्यक आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, एक जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत शानदार एक संरचना बनाई गई है इसके अच्छे संचालन के लिए, अच्छे क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा नियुक्ति, मतलब ये जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, और कैसे इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति द्वारा जो इनकी द्वारा जो सिफारिश की जाती है उसके आधार पर होती है। यह 6 सदस्यीय समिति क्या है? प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, अगेन प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसा इनकी पूरी समिति है और इनके आधार पर, इनकी सिफारिशों के आधार पर ये सिफारिश अपनी देते हैं राष्ट्रपति के पास में और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और अनुच्छेद 323 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और इनके जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का, मतलब देखिए इनका जो कार्यकाल निर्धारित था ये पहले गठन से लेकर के 2019 तक ये था 5 साल का, 5 साल या 70 वर्ष, मगर इसको संशोधित करके 2019 में 3 साल का किया गया। ठीक है, जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष, मतलब नियुक्ति से 3 वर्ष, या अगर वो 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, या तो 3 वर्ष पूरे हो जाए या तो 70 वर्ष की इनकी आयु पूर्ण हो जाए, जो भी पहले हो इनका, तब तक ये पद धारण करते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, वो उसमें जो है अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को इन पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत मेन टॉपिक है कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, आयोग के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां हैं, ये आप नोट कर लीजिए, साथ में नोट्स मेरे अनुसार आप बनाते चल रहे होंगे। कार्य एवं शक्तियां, दीवानी अदालत की सभी शक्तियां जो है आयोग के पास हैं। ठीक है, और इसकी कार्यवाही एक न्यायिक विशेषता है। ठीक है, दूसरा, यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के उद्देश्य से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या विशेष जांच एजेंसियां जो हैं इनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी अधिकृत है। जांच में, ठीक है, केवल जांच में, है ना, यह किसी मामले को उसके घटित होने के 1 वर्ष के भीतर देख सकता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ 1 वर्ष के भीतर अगर जो जिसके साथ में हो रहा है जो चीज़ है ना, जो शिकायत करता है, वो 1 वर्ष, मतलब जो हुआ है, हनन हुआ है, उसके 1 वर्ष के भीतर शिकायत करता है, तभी आयोग उस चीज़ को देख पाएगा, अन्यथा नहीं। फिर भी काफ़ी समय है। मगर इसमें एक और चीज़ है कि जांच भी इनको 1 साल के भीतर ही करना है। ठीक है, अब आपने 360 दिन बाद शिकायत की और चाहते हैं 4 दिन में जांच हो जाए, तो वो संभव नहीं है, और 4 दिन के बाद आयोग के पास में अधिकार नहीं है कि वो जांच भी चालू रख सके। ठीक है, तो ये एक बहुत विशेष चीज़ है और ये कहीं ना कहीं एक कमी भी है। ठीक है, एक कमी के तौर पर भी इसको विशेषज्ञ रखते हैं। चलिए आगे और थोड़ा सा कार्य एवं शक्तियों को जानते हैं। आयोग के पास में मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कोई भी शक्ति नहीं है और ना ही जो पीड़ित है, शिकायत करता है, उसको कोई भी आर्थिक सहायता सहित कोई विशेष राहत देने की शक्ति है। ठीक है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ये भी एक कमी है ना। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसकी भूमिका, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र काफ़ी सीमित हो जाता है। जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं उनके द्वारा अगर किया जाता है तो, ठीक है, ये विशेषज्ञों के द्वारा माना जा रहा है। जब निजी पार्टियों के माध्यम से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उससे कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।
निजी पार्टियों के द्वारा। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये है, मगर अब और भी कमियां हैं। ठीक है, तो आप ये विशेष है चीज़ मेंस में, अगर आप एज अ एस्पिरेंट देख रहे हैं तो मेंस में जो है आपको बहुत अच्छी चीज़ काम आएगी है कि कमियां क्या है कार्यप्रणाली में, उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। आइए जानते हैं कमियां। सबसे पहले सिफारिशों की गैर बाध्यकारी प्रकृति। आयोग जो है जांच करने के बाद भी सिफारिश ही कर सकता है। उनने अपनी जांच कंप्लीट कर ली, हम कहते हैं किसी भी एजेंसी के माध्यम से, मगर जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, जो है वो एक NHRC जो है उल्लंघन की जांच करके सिफारिश प्रदान कर देता है, मगर अधिकारियों को विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। करिए करिए करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रभाव विधिक के बजाय काफ़ी हद तक नैतिक होता है। ठीक है, तो दूसरा, उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने में असमर्थता, जो सीधी असमर्थता होगी ही, क्योंकि इनके पास में केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जैसा हमने बताया। पीड़ित को कोई राहत प्रदान नहीं कर सकता, है ना, जो दोषी है उस पर कोई जुर्माना नहीं कर सकता। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी इसकी कमी को दर्शा रहा है। तीसरा पॉइंट है सशस्त्र बल संबंधी मामलों में सीमित भूमिका। सशस्त्र बलों द्वारा जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में जो आयोग का हस्तक्षेप है वो काफ़ी प्रबंधित है, जैसा हमने अभी आपको बता दिया। संबंधी पुराने मामलों में समय सीमा, ये भी मैंने बताया। मामला पुराना होगा ही कैसे, है ना, 1 साल के बाद में कोई अधिकार नहीं रह गया। ठीक है, तो ये विचार नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आयोग के पास में संसाधनों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो मामलों की अत्यधिक संख्या और संसाधनों की सीमितता के कारण जो है जांच, पूछताछ, जन जागरूकता अभियानों को संभालने में काफ़ी संघर्ष जो है आयोग को करना पड़ता है। आइए एक छोटे से टॉपिक बट बहुत ज़रूरी टॉपिक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में समझते हैं। ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, ये मैं ये ज़रूर बता दे रहा हूँ, जिस भी राज्य में आप हैं ये उसका ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट के आयोग में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप डालेंगे तो आ जाएगा बहुत इजीली। बट जो एक सजेशन दिया जाता है या अधिकतर जगहों पर है, राज्य मानवाधिकार आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष है तथा 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। एक सदस्य न्यायिक होगा और दूसरा सदस्य गैर न्यायिक होगा, और अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। ठीक है, आयोग का अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्य जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है अध्यक्ष के लिए और सदस्यों के लिए। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट जैसा मैंने बताया कि ये आपको अपने राज्य का देखना होगा, वो भी अगर आप अपने राज्य के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखना ही है। हाँ, सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं तो उतना ज़रूरी नहीं है, मगर देख लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आज के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस विषय के बारे में विस्तृत हमने चर्चा की, बहुत सारी बातें की। ठीक है, और लगभग आप बधाई आपको, बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक बहुत कम समय में इजीली कवर हो गया। मैं पर्सनली बोलूँगा, एग्ज़ाम की तैयारी अगर चल रही है तो नोट्स ज़रूर बनाइए। हमने प्रोवाइड ऐसा किया है कि आप बहुत इजीली जो है नोट्स बना सकते हैं, है ना, टॉपिक बाय टॉपिक बहुत शानदार नोट्स इसके क्रिएट करिए। कमेंट में कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।